जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BESC 132 शिक्षा की संरचना एवं प्रबंधन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परचेज करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सिंपली सर्च कोड पे जाएंगे और यहाँ पे आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है। जैसे हमारा पेपर कोड है BESC 132, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगा। तो जिस भी मीडियम में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये नंबर हमारा शो हो रहा है 9580023321, या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन के लिए ICT के प्रयोग का सविस्तार प्रतिपादन कीजिए। यानी वित्तीय प्रबंधन संबंधी जो भी कार्य होते हैं उसमें ICT की क्या भूमिका होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आज शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विद्यालय में केवल शिक्षण कार्य ही नहीं बल्कि प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों के प्रबंधन में भी ICT का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, वहां पर प्रशासनिक कार्य भी होते हैं और वित्तीय कार्य भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है वित्तीय कार्य करने में ICT की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। वित्तीय प्रबंधन का अर्थ है विद्यालय की आय व्यय शुल्क संग्रह बजट निर्माण लेखा जोखा और वित्तीय रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से संचालित करना होता है। ICT के उपयोग से इन सभी कार्यों को अधिक सरल पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन में ICT का उपयोग किस तरह होता है। तो सबसे पहला उपयोग हम लोग करते हैं शुल्क प्रबंधन में। ICT की सहायता से विद्यालय छात्रों की फीस का ऑनलाइन प्रबंधन कर सकते हैं। छात्र और अभिभावक इंटरनेट बैंकिंग UPI डेबिट कार्ड या अन्य डिजिटल माध्यमों से फीस जमा कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और नगद लेन देन की आवश्यकता कम हो जाती है। इसके बाद है लेखांकन का प्रबंधन करना। विद्यालय विभिन्न अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आय और व्यय का रिकॉर्ड रख सकते हैं। इन सॉफ्टवेयरों में सभी वित्तीय लेन देन सुरक्षित रूप से संग्रहित रहते हैं। इससे गणना में त्रुटियां कम होती है और वित्तीय रिपोर्ट आसानी से तैयार की जा सकती है। यानी कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी डिटेल्स हमने ऐड कर दी है, जब हम चाहे उसको ऐड कर सकते हैं, जब चाहे उसको हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें आसानी हो जाती है। इसके बाद है बजट निर्माण और नियंत्रण। ICT के माध्यम से विद्यालय वार्षिक बजट तैयार कर सकते हैं। बजट में आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है तथा वास्तविक खर्च की तुलना की जाती है। इससे वित्तीय संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित होता है। इसके बाद है वेतन प्रबंधन यानी सैलरी मैनेजमेंट। विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का प्रबंधन भी ICT के माध्यम से किया जाता है। सॉफ्टवेयर की सहायता से वेतन की गणना करना, कटौतियां करना, बोनस देना और बैंक खाते में वेतन हस्तांतरण कार्य का सरल हो जाता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, ICT की सहायता से वेतन की गणना कर सकते हैं, कटौतियां कर सकते हैं, बोनस दे सकते हैं और उनके जो खाते में बैंक की सैलरी भी डाल सकते हैं। इसके बाद है वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना। ICT आधारित प्रणालियां मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करती हैं। इन रिपोर्ट के माध्यम से विद्यालय प्रशासन वित्तीय स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकता है। इसके बाद है रिकॉर्ड का सुरक्षित संग्रहण, यानी ICT के माध्यम से हम लोग जो रिकॉर्ड है उनको सेफली रख सकते हैं। डिजिटल प्रणाली में वित्तीय दस्तावेजों और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्लाउड स्टोरेज
और बैकअप सुविधाओं के कारण डेटा के खोने का खतरा कम हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर पुराने रिकॉर्ड आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। आईसीटी के उपयोग से वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ती है। सभी लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। अब देखते हैं आईसीटी के लाभ क्या हैं। तो समय और यहाँ पर श्रम दोनों की बचत होती है। वित्तीय रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित रहते हैं। त्रुटियों की संभावना कम होती है। कार्यों में पारदर्शिता बढ़ती है। रिपोर्ट और दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहती है। तो ये सारे हमारे जो है आईसीटी के बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता आवश्यक होती है, यानी आपको इनको एक्सेस करना है तो आपके पास जो है इंटरनेट होना चाहिए। कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देना पड़ता है, यानी जो भी आईसीटी का काम करेगा, जो भी कर्मचारी होगा उसको उसके बारे में समझाना पड़ेगा। साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम बने रहते हैं, यानी कि साइबर सिक्योरिटी भी यहाँ पर जरूरी होती है कि आपका कोई डाटा चुरा ना ले। प्रारंभिक लागत अधिक हो सकती है, यानी जब स्टार्टिंग में आप इसको शुरू करेंगे तो आपकी अधिक लागत हो सकती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष क्या होगा। विद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन को प्रभावी, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। शुल्क प्रबंधन, लेखांकन, वेतन वितरण, बजट निर्माण और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने जैसे कार्य आईसीटी की सहायता से सरल और तेजी से किए जा सकते हैं। वर्तमान डिजिटल युग में विद्यालयों के लिए आईसीटी आधारित वित्तीय प्रबंधन अपनाना समय की आवश्यकता है, जिससे संस्थान की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता दोनों में वृद्धि होती है। प्रश्न है, भारत में उच्च शिक्षा में वर्तमान परिप्रेक्ष्य की परिचर्चा कीजिए। यानी भारत में उच्च शिक्षा को लेकर वर्तमान में क्या परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उच्च शिक्षा किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास का महत्वपूर्ण आधार होती है। भारत में उच्च शिक्षा का क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकसित हुआ है। आज देश में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, शोध क्षमता और रोजगार योग्य गुणों का विकास करना भी है। वर्तमान समय में भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में एक मानी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है। तो भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय तथा तकनीकी संस्थान जैसे अनेक उच्च शिक्षा संस्थान कार्य कर रहे हैं। देश में लाखों विद्यार्थी विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रबंधन, कानून और सामाजिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके बाद जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 आई थी, उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला, बहुविषयक और रोजगार उन्मुख बनाना है। इस नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है। नीति में शोध को बढ़ावा देने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा वैश्विक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी जैसी व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे विद्यार्थी विभिन्न संस्थानों में अर्जित क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं डिजिटल शिक्षा का बढ़ता महत्व। कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है। ऑनलाइन कक्षाएं, वर्चुअल लैब, ई पुस्तकें और डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। जैसे स्वयं और दीक्षा और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से विद्यार्थी घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की कमी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
अब देखते हैं उच्च शिक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता होती है, शोध और नवाचार पर अपेक्षित ध्यान का अभाव है, शिक्षकों की कमी है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षिक अंतर देखने को मिलता है, बेरोजगारी और कौशल की कमी है, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का भी अभाव देखने को मिलता है। इन चुनौतियों के कारण कई बार विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अब इसमें सुधार की संभावनाएं क्या क्या हैं? तो उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आधुनिक पाठ्यक्रम, उद्योगों के साथ सहयोग, शोध को प्रोत्साहन तथा डिजिटल सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। कौशल विकास कार्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि विद्यार्थी रोजगार के लिए अधिक सक्षम बन सके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। अंततः कहा जा सकता है कि भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य विकास और परिवर्तन का ही है। नई शिक्षा नीति, डिजिटल तकनीक और बढ़ते शैक्षिक अवसरों ने इस क्षेत्र को नई दिशा दी है। यद्यपि कई चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, फिर भी उचित नीतियों, संसाधनों और नवाचारों के माध्यम से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तर पर अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। उच्च शिक्षा का सुदृढ़ विकास देश की प्रगति और आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भारत में जो है वर्तमान में उच्च शिक्षा नीति का क्या परिप्रेक्ष्य है। इसके बाद चलते अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा को सहज बनाने के लिए विविध योजनाओं की परिचर्चा कीजिए। यानी बालिका शिक्षा को सहज बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी देश के विकास में महिलाओं और बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि लड़कियां शिक्षित होंगी तो परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास भी तेजी से होगा। भारत में लंबे समय तक बालिकाओं को शिक्षा सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक कारणों से प्रभावित रही है। इन समस्याओं को दूर करने और बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाना, उनकी पढ़ाई जारी रखना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो सबसे पहले योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि बेटियां भी बेटों के समान महत्वपूर्ण हैं। इससे बालिका का शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण बेहतर हुआ है। इसके बाद है समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में बालिकाओं के लिए बेहतर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, यूनिफॉर्म तथा अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। विद्यालयों में अलग शौचालय बनाए जाते हैं, सुरक्षित वातावरण दिया जाता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बाद अगली योजना थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV। यह योजना विशेष रूप से उन बालिकाओं के लिए है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आती हैं। इसके अंतर्गत दूर दराज क्षेत्रों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। यहाँ उन्हें निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इससे स्कूल छोड़ चुकी या कभी स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसके बाद अगली योजना है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाना और विद्यालय छोड़ने की दर को कम करना है। इसके माध्यम से विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाती है तथा बालिकाओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। यद्यपि यह सीधे शिक्षा योजना नहीं है, फिर भी यह बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायक है। माता पिता इस योजना में अपनी बेटी के नाम से बचत कर सकते हैं। जमा की गई राशि का उपयोग आगे चलकर उसकी उच्च शिक्षा के लिए किया जा सकता है। यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गार्जियन FD कर सकते हैं, यानी महीने में या फिर आप साल में जो भी रुपए जमा करना है उसमें जमा कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी बेटी बड़ी होगी तो उससे आप लोग आगे चल के उस पैसे को यूज कर सकते हैं। छात्रवृत्ति योजनाएं, सरकार द्वारा अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को वित्तीय सहायता मिलती है। छात्रवृत्ति मिलने से उच्च शिक्षा का खर्च कम हो जाता है और लड़कियां अपनी पढ़ाई जारी रख पाती हैं।
इसके बाद है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं यूनिफॉर्म योजना। सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षिक इसके बाद आपकी अगली योजना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं यूनिफॉर्म योजना। सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता है और बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन बढ़ता है। इसके बाद है मध्याह्न भोजन योजना। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील उपलब्ध कराया जाता है। इससे बच्चों को पोषण मिलता है तथा अभिभावक अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। इस योजना में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, समग्र शिक्षा अभियान, छात्रवृत्ति योजनाएं तथा अन्य सुविधाओं ने बालिकाओं के शिक्षा स्तर में सुधार किया है। इन योजनाओं के कारण आज अधिक से अधिक लड़कियां विद्यालयों और महाविद्यालयों तक पहुंच रही हैं। देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक बालिका को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले और समाज भी इस दिशा में अपना सहयोग प्रदान करे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम यानी ओडीएल ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रणाली की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी इग्नू जो आपका ओडीएल है उसकी विशेषताओं की यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है इसमें विद्यार्थी को नियमित रूप से विद्यालय या महाविद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाना है, विशेषकर उन लोगों तक जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज के समय में तकनीकी विकास के कारण ओडीएल प्रणाली बहुत लोकप्रिय हो गई है। यह शिक्षा को अधिक लचीला, सुलभ और किफायती बनाती है। यानी आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपका ओडीएल में ही आता है। तो सबसे पहले देखते हैं ओडीएल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला है शिक्षा में खुलापन। ओडीएल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसका खुलापन। इसमें आयु, स्थान, रोजगार या अन्य सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर प्रवेश में अधिक बाधाएं नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार यहाँ पर जो है शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यानी यहाँ पर एज, स्थान या उससे कोई लेना देना नहीं होता है। आप चाहे आपकी एज कितनी भी हो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद स्थान और समय की स्वतंत्रता। इस प्रणाली में विद्यार्थी किसी भी स्थान से और अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय पर अध्ययन कर सकता है। उसे नियमित कक्षाओं में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे नौकरी पेशा, गृहिणी और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलता है। इसके बाद स्वाध्ययन पर बल। यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ लर्निंग पर फोर्स दिया जाता है। ओडीएल प्रणाली में विद्यार्थियों को स्व अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है। विद्यार्थी स्वयं पढ़कर और समझ कर सीख सकते हैं। इसमें उनमें आत्मनिर्भरता, आत्म अनुशासन तथा सीखने की क्षमता का विकास होता है। इसके बाद तकनीकी साधनों का उपयोग। इस प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे इंटरनेट, ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो व्याख्यान, ई पुस्तकें, मोबाइल ऐप्स, रेडियो तथा टेलीविजन। इससे शिक्षा अधिक प्रभावी और रोचक बनती है। इसके बाद इसमें लचीलापन है। ओडीएल प्रणाली विद्यार्थियों को विशेष विषय चयन, अध्ययन की गति तथा परीक्षा देने के समय में लचीलापन प्रदान करती है। विद्यार्थी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद ये कम लागत वाली शिक्षा है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा सामान्य शिक्षा की तुलना में अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है। विद्यार्थियों को आवास, यात्रा, अन्य खर्चों से राहत मिलती है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके बाद व्यापक पहुंच, यानी इसकी पहुंच सभी लोगों तक हो जाती है। यह प्रणाली शिक्षा को दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो लोग भौगोलिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं वे भी इस माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सतत एवं जीवन पर्यंत शिक्षा। ओडीएल प्रणाली जीवन भर सीखने की अवधारणा को बढ़ावा देती है। व्यक्ति अपनी नौकरी या अन्य जिम्मेदारियों के साथ साथ नई योग्यताएं और कौशल प्राप्त कर सकता है। इसके बाद शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा।
इस प्रणाली में शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र विद्यार्थी ही होता है, क्योंकि वहां पर कोई टीचर नहीं होता आपको पढ़ाने के लिए। उसकी आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार अध्ययन सामग्री और शिक्षण पद्धतियां विकसित की जाती हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम ओडीआर प्रणाली आधुनिक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह शिक्षा को सभी के लिए सुलभ, लचीला और किफायती बनाती है। तकनीकी विकास के साथ साथ इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। रोजगार, पारिवारिक जिम्मेदारियां या दूरी के कारण जो लोग नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ओडीएल एक प्रभावी विकल्प है। इसलिए शिक्षा के प्रसार और सामाजिक विकास में इस प्रणाली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हमने पेपर कोड PESC 132 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।